नमस्कार, आदाब, गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सर मौजूद हैं जो बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन और स्पाइन सर्जन हैं। तो आज सर से हम कुछ खास बातचीत करेंगे इसी चर्चे के ऊपर लेकर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम डॉक्टर नरेश है, डॉक्टर नरेश परमार। मैं सीनियर न्यूरोसर्जन सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में कार्यरत हूँ पिछले 10 सालों से। मैं ब्रेन सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज और स्पाइन सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूँ। जी जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि जो आजकल यूथ है और रैश ड्राइविंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। न्यूरो सर्जरी का जो एक बहुत ही अहम और ख़ास स्पेक्ट्रम है, वो है हेड इंजरीज़। और अगर हेड इंजरी की हम बात करें, तो हेड इंजरीज़ का जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है इंडिया में, खासकर अपने देश में, वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर बात करें तो जो 2024 का जो रिसेंट डाटा है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आई है, उसके हिसाब से एक साल में लगभग 4,60,000 एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश में, जिसमें से 1.5 लाख के आसपास डेथ होती है हर साल। अगर हम मंथली उसको काउंट करें तो 12 से 14 हज़ार डेथ, और पर डे 400 से 450 डेथ होती है सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से इस देश में। एक घंटे में 17 से 18 डेथ होती है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और हेड इंजरी का बहुत ही अहम रिलेशन है। उसको हमें, हमारी यूथ को, और जितने भी पॉलिसीज मेकर हैं, सोसाइटीज़ को, सबको इसको बहुत ही गहरे से समझने की ज़रूरत है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो उसका सबसे अहम कारण, सबसे मेजर कारण है ओवर स्पीडिंग। यूथ जो है उसकी स्पीड कंट्रोल्स नहीं है, वो जो स्पीड रिकमेंडेड है एक पर्टिकुलर रोड पे, उससे ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। दूसरा रीज़न है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। तीसरा रीज़न है लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट्स नहीं लगाते हैं। ऊपर से कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, रोड बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ए लॉट ऑफ मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी के साथ सर स्पाइन ट्रीटमेंट में भी काफ़ी माहिर हैं, पता चला है। और मेरा अगला सवाल यही है कि मतलब स्पाइन में डिसलोकेशन हो जाता है यस। बैठने के मूवमेंट से या फिर कुछ एक्सरसाइज से, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं अगर स्पाइन की प्रॉब्लम की बात करूँ तो मोटे तौर पे दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है जो आपको 40 साल से पहले या 35 साल से पहले प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम होती है जो जनरली आपके हमारे पेरेंट्स में देखने को मिलती हैं, वो 40 से 50 साल के बाद में होती हैं। ये प्रॉब्लम कॉमन है, पहले से चली आ रही हैं। डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हम इनको टेक्निकली मेडिकली बोलते हैं। इन प्रॉब्लम्स में होता क्या कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, बाकी बॉडी के टिश्यूज की जैसे जैसे एज की वजह से बाल आपके सफ़ेद हो रही, स्किन आपकी ख़राब हो रही, ऐसे आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। अगर हम इस हड्डी की बात करें, इसको स्पाइन की हड्डी बोलते हैं, ये भी कमज़ोर होती है। तो ये कमज़ोर होने की वजह से हिलने डुलने लगती है, और इनके बीच में जो गद्दीनुमा स्ट्रक्चर है जिसको डिस्क बोलते हैं, वो खिसक जाती है और ये आसपास की नसों को दबाने लगती है। ये प्रॉब्लम तो है ओल्ड एज में, जो जनरली सभी को होती है। अगर हम देखें हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, हर दूसरे तीसरे लोगों को बैक का पेन, नसों की दिक्कत है, पैरों में झंझनाहट, पैरों में चलने में दिक्कत, सोनापन, वो है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं पहले आपको बता रहा था कि जो 35 से 40 साल, जो आजकल यूथ में प्रॉब्लम है, उसका मोस्ट कॉमन रीजन है कि लोगों का जो सिटिंग है, लोगों का जो वर्किंग कल्चर है, लोग आईटीज में बहुत ज़्यादा हैं, लंबी लंबी सिटिंग रहती है 7 से 8 8 घंटे की। लोग अननेसेसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी स्पाइन की केयर नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा सेगमेंट प्रॉब्लम का उन लोगों के यहाँ से आता है। उसमें हमें बेसिकली प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको अपना पोस्चर कैसे रखना है, आपको अपनी बैक को स्ट्रेंथन कैसे करना है, आपको बैक की एक्सरसाइज कैसे करना है। जो ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो 70 टू 80% प्रॉब्लम दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता स्पाइन की प्रॉब्लम भी थेरेपी से ठीक की है। जा बिल्कुल सकती किया है। जा जी। सकता है सर। इसी के साथ एक और र्यूमर फैला हुआ है, मतलब ट्यूमर का, ब्रेन जी। ट्यूमर का। मतलब अगर ट्यूमर हो जाए तो देयर आर लेस चांसेस दैट यू विल रिकवर। तो आप इसको कैसे हाँ, मतलब बताना चाहेंगे? मैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली 3 से 4 तरीके के, मोटे तौर पे अगर हम आम पब्लिक को समझाना चाहते हैं, 3 से 4 तरीके के ट्यूमर होते हैं। जो ब्रेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर देखा गया है, या जो पाया गया है एज पर लिटरेचर, जैसा हमारी अभी तक की साइंस कहती है, हमारी किताबें कहती हैं, वो ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर होता है। बिनाइन मतलब उसमें लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता अगर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए।
हाँ, ब्रेन का जो कैंसर है जो आप भी बात कर रहे थे उसमें र्यूमर नहीं, वो एक्चुअली सच है। अगर ब्रेन कैंसर है, ग्रेड 4 के ट्यूमर्स हैं, ग्रेड 4 के कैंसर हैं, तो उनमें इलाज करने के बाद चाहे आप सर्जरी कर लीजिए, सिकाई कर लीजिए, कीमोथेरेपी ले लीजिए, उसके बाद भी रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे नहीं हैं। ओह! तो मेरा आखिरी सवाल, ब्रेन हेल्थ को हेल्दी कैसे बनाए रखें? यस, डाइट। ब्रेन हेल्थ के लिए मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताना चाहूँगा, जो हम सभी को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले एक अच्छी स्लीप, स्ट्रेस कम कीजिए अपना, स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो आपके फैमिली फैक्टर्स हों, जॉब से रिलेटेड फैक्टर्स हों, रिलेशन से रिलेटेड फैक्टर्स हों, फाइनेंसेस हो, उनको कम कीजिए। अच्छी स्लीप, अच्छी वो स्ट्रेस को कम कीजिए, अच्छा खाना लीजिए, हेल्दी खाना लीजिए, हेल्दी फूड्स लीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल से अवॉइड कीजिए एक लिमिट के बाद, और योगा, मेडिटेशन, 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आप एज के उस सेगमेंट में हैं जहाँ पे आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो ये 5 चीज़ें अगर हम करते हैं रूटीनली, तो हम उस पोजीशन में होंगे कि हम ब्रेन को थोड़ा-सा हेल्दी मेंटेन रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आज ब्रेन हेल्थ और स्पाइन हेल्थ के ऊपर बहुत सारी जानकारियाँ दी। आपका गूंज न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।